गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। देख भैया, चलते चलते हमारा सिलेबस 25% ख़त्म हुआ है। ये रियली 1 महीने का ड्यूरेशन बीता है। केवल रेगुलर क्लास ही है जो आपके सिलेबस को यहाँ तक ले आई है। धीरे धीरे करके 25% सिलेबस तक हम रीच कर रहे हैं, क्योंकि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन आ गए, मतलब 25% सिलेबस तक हम अचीव कर गए। अब न्यूटन लॉज ऑफ मोशन की बात क्या है? ज़बरदस्ती का एक चैप्टर फ्रिक्शन, क्योंकि बहुत छोटा चैप्टर होता है, जल्दी हो जाएगा। वो एक छोटा चैप्टर सर्कुलर मोशन, वो भी बहुत जल्दी कवर होने का है, उनमें ज़्यादा दम नहीं है, जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। बड़े चैप्टर कवर हो जा पाए, बड़े में केवल एक चैप्टर बेसिकली बचा रह गया हमारे पास, जिसको हमने कहा है वर्क एनर्जी एंड पावर। तो अब ये न्यूटन लॉज ऑफ मोशन बिल्कुल किनारे आके खड़ा है, लगभग ख़त्म होने को है। तो हम ये कह सकते हैं कि मैकेनिक्स लगभग 10 से 12-15 दिन बाद मैकेनिक्स फिनिश हो जाएगी। इसके बाद रोटेशन, ग्रेविटेशन, फॉर्मेलिटी जैसे टॉपिक्स में रोटेशन में दम आएगा। तो हमें लगता है कि लगातार हम लोगों ने 1 महीने कंसिस्टेंट काम किया। 4 तारीख को क्लास शुरू की, 2 दिन मौसम बनाया, आज 7-8 तारीख है, तो लगभग 1 महीने का ड्यूरेशन है। अगर यही क्लास सोचो ऑफलाइन होती तो ये कहाँ तक जाती। तो चलिए, हमने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में वादा किया था कि आपके एस.सी. वर्मा के फंसे हुए एग्जाम्पल्स के डाउट जरूर डिस्कस करेंगे। तो बच्चों ने एस.सी. वर्मा के डाउट्स भेज दिए हैं। फिलहाल अभी तो एग्जाम्पल्स ये हैं, आने वाले समय में एक्सरसाइज भी आपका साथ देगी। देखिए, आपने इसे लगाने की कोशिश अवश्य की है, लेकिन ज़्यादातर सवाल आपने हमारे ऊपर ही फेंक दिए हैं। ज़्यादातर सवाल आपने हमारे ऊपर फेंक दिए हैं, उससे बढ़िया हम इनको लाइव रह के बताए होते। चलो कोई बात नहीं, हम इनको लगा के दिखा रहे हैं। दूसरा है, 6वां है, 7वां है, 9वां है, 10वां है और 11वां है। यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 आधे आधे का मसला है दोस्त। 6 सवाल आपने हमारे लिए छोड़ दिए, 6 सवाल आपने अपने लिए लगाए हैं, 5 सवाल। चलिए बधाई हो आपको, एस.सी. वर्मा जैसी बुक के आपके 5 सवाल क्लियर हुए हैं। कंसेप्ट आपको समझ में आई है, बहुत बेहतर है। एग्जाम्पल लगाने की कोशिश हम आपके लिए जारी रखेंगे। चलिए, आज का पहला सवाल, यह सवाल संभवतः प्रभात का है। एग्जाम्पल 2 है, ये एग्जाम्पल 2 है। आराम से 1 घंटे की क्लास एंजॉय करिए, कंसेप्ट और क्लास दोनों समझ आएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 bodies of mass m1 and m2 are connected by a light string going over a smooth pulley at the end of an inclined plane. The m1 lies at the incline and m2 hang vertically. System is to be rest. Find the angle of incline that the force exerted by the inclined plane on the body of mass m1. What a great question. Nothing a matter. Find the angle of inclination and the force exerted by the incline on the body of mass m1. हमें लगता है कि बस महज 2 या 3 मिनट का काम होगा। ज़्यादा भौकाल बनाने से अच्छा है सवाल को बिल्कुल साधारण लगाया जाए। यह थीटा है। मैंने क्या कहा? सादगी में ही ज़िंदगी है। ज़्यादा भौकाल बनाओगे, ज़्यादा इधर उधर के काम में पड़ोगे, आप उलझे रहोगे। लेकिन ज़िंदगी सादगी से जियोगे तो अच्छा लगेगा, बहुत अच्छी फीलिंग आएगी। 10 सेकंड, थोड़ा अपने मोबाइल फ़ोन को पावर दे दें, बस 10 सेकंड, ओनली 10 सेकंड। मैंने कहा सादगी रखोगे, काम बहुत अच्छा होने वाला है। चलिए, सवाल आपका क्या कहता है भैया? ए बोला ये एंगल बताइए और इस ब्लॉक ने इस फ्लोर पर जो फोर्स लगा रखा है वो बताइए। तो सुनिएगा ज़रा, आपको तो पता है कुछ ऐसा सिनेरियो बना रखा है। जो लटका है उसका नाम m2 है। डेटा ले लें, बस 1 लाइन का सवाल है, m2। तो आपको तो कंसेप्ट बताइए, m2 जी इसे नीचे लाएगा, टेंशन अपोज करेगी, टेंशन इसे खींचने की कोशिश करेगी, वेट इसका नीचे लगेगा, नाम इसका m1g देने वाला हूँ, कंपोनेंट रिजॉल्व करने वाला हूँ, इसका नाम थीटा देने वाला हूँ, इसका नाम m1g cos थीटा
और इसमें यहाँ रिएक्शन R। अब इसे क्योंकि जाना है ऊपर तो इसे लो, हाँ बोला पूरा सिस्टम रेस्ट में है, पूरा सिस्टम रेस्ट में है। तो सुनो, रेस्ट में है तो इसको नीचे लाने वाला कौन है, m2g, अपोज करने वाला कौन है, t इज इक्वल टू रेस्ट में है माने नो एक्सेलरेशन। या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा होता तो भी नो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन नहीं तो ये फोर्स जीरो। पहले तो इक्वेशन की चर्चा करेंगे। जब ये मोशन नहीं कर रहा है तो ये भी मोशन नहीं करने में लगा होगा, इसको ऊपर खींचने वाला t होगा। t के पोजीशन में कौन बैठा होगा, हमने कंपोनेंट रिजॉल्व करके आपको सिखाया m1g साइन थीटा। लो पहला आंसर तो आ गया मेरे ख्याल से। भैया यहू जीरो कह दे मालिक, जब ही न चले यहू न चले, चल भाई न करे तुरंत बराबर जीरो। मुझे थीटा चाहिए था, मुझे थीटा मिल गया है। उम्मीद करता हूँ इसे काट डालूंगा और आपसे कहूँगा डंके की चोट पर m2c इज इक्वल टू m1g साइन थीटा। जी को जी से काट डालें, साइन थीटा की वैल्यू अर्थात थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स m2 अपान m1। भैया प्रभात, आपका पहला पार्ट, पहला आंसर आपके सामने है। और इसकी बात कह रहा है इसने, इस ब्लॉक ने इस वेज के ऊपर कितना फोर्स लगाया, तो आपको दिखने में लगा होगा इस ब्लॉक द्वारा इसके वेज पर जो फोर्स है उस रिएक्शन के बराबर होगा। और वो रिएक्शन हमारा जो R है वो इसके अपोजिट में कौन बैठा हुआ है, m1g cos थीटा। पढ़े लिखे आदमी हो, अगर cos थीटा की ज़रूरत होती है कहीं तो हमारी गणित हमसे कहती है दिस इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दिख रहा है ना m1g cos थीटा। तो आंसर आपके सामने आ चुका है। साइन थीटा की वैल्यू हम यहाँ पा चुके हैं, साइन थीटा की वैल्यू थी m2 अपान m1, तो यहाँ रखने वाला हूँ m2 अपान m1 का होल स्क्वायर। अब आपका बहुत मन कर रहा है एलसीएम लेने का और आपको इसको काटने का, तो आप काट के एलसीएम लेके देख लीजिए, आपका आंसर आ चुका है। एग्जाम्पल 2 इज द फिनिश। अगला सवाल आपके हवाले करता हूँ, एग्जाम्पल 2 से बाहर निकलता हूँ। एग्जाम्पल 6 की ओर आता हूँ। भैया प्रदीप हैं हमारे, ये एग्जाम्पल 6 भेजे हैं। एग्जाम्पल 6 के लिए आपके साथ हूँ दोस्त। क्वेश्चन क्या है, लिसन माय डियर। काफ़ी सरल सा सवाल है, बस कंसेप्ट का मैटर है। अच्छा सवाल है, मैं इसको अच्छे सवाल के दायरे में इसलिए रखता हूँ क्योंकि अभी तक आपने अपनी कुमार मित्तल में ऐसे किसी कंसेप्ट से आप रूबरू नहीं हुए हैं जो आपको इस सवाल को लगवा करके फिनिश करे। लेकिन कंसेप्ट तो कंसेप्ट होती है दोस्त। देखिए फ्री पुली है, इस पुली के बारे में बताया गया, ये भी एक पुली है, इस पुली का कोई मास नहीं है, यहाँ फिक्स रिजिड है, इसका मास शायद m बताया जा रहा है, यस स्मॉल m। एक फोर्स F लगा करके इस पुली को हम खींच रहे हैं, देख पा रहे होंगे। तो ये पूरी एक डोरी है, इस पूरी एक डोरी में एक टेंशन होगी निश्चित तौर से, आप देख पा रहे होंगे। ये पूरी एक डोरी है, तो मैंने बताया एक अगर सिंगल डोरी है तो उस डोरी में एक ही टेंशन होती है, उसमें दो टेंशन नहीं होती है। इस पुली को खींचने वाला कौन, तो आप बोलेंगे गुरुजी F। इस पुली का अपोज करने वाला कौन, तो आप बोलेंगे 2T। इस फोर्स का अपोज करने वाले दो लोग हैं, एक T इधर एक T, दोहरा गई ना रस्सी। इज इक्वल टू, जब पुली का मास नहीं है तो पुली के मास को हम कुछ लेंगे ही नहीं, मास ही नहीं है पुली का, बोला मासलेस पुली। लेकिन आपके फोर्स लगाने से सिस्टमों आगे को जा तो रहा होगा ना, तो इस एक्सेलरेशन को A कह दीजिए, इस एक्सेलरेशन को A कह दीजिए। नियमतः कंसेप्ट में आ गया और कोई बात नहीं है, कोई कंसेप्ट नहीं है, या आप इस जगह से रिलेशन ला सकते हो T बराबर F/2 आ ही गए, आप कहने की क्या ज़रूरत है। लेकिन उस एक्सेलरेशन को नाम दे दो A। भले इसका मास नहीं हो तो ये डेटा जीरो हो जाएगा, लेकिन इस पुली के एक्सेलरेशन को कहेंगे A। लेकिन ये वाला ब्लॉक बाबूजी केवल इसी टेंशन फोर्स के द्वारा ही तो खींचा जा रहा है, तो इस ब्लॉक को खींचने वाला T है, इस ब्लॉक को खींचने वाला T है। इज इक्वल टू, कोई अपोजिशन नहीं है, M × A। अब सुनो, एक गजब की कंसेप्ट को सुनिए, मैं जन्म दे रहा हूँ उस कंसेप्ट को। यहीं टेंशन डबल हो जाए तो एक्सेलरेशन आधा। सुनिएगा, जहाँ टेंशन डबल होती है वहाँ एक्सेलरेशन आधा। तो अगर यहाँ के एक्सेलरेशन को मैंने A कहा है तो इस जगह के एक्सेलरेशन को 2A कहिएगा। क्वेश्चन में हमसे पूछा है
फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन चाहता हूँ मैं। इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन आपके सामने है। अगर टेंशन डबल तो एक्सेलरेशन आधा। आप कुछ मत कहिए, कुछ मामले मत दीजिए, ठीक है, यहीं से तमाम कंसेप्ट मत बनाइए। वो तो जीरो था ही, मान लो कह दिए, अभी कोई एक्सेलरेशन था नहीं था, बट इट डजंट मैटर। बात सुनिएगा, यहाँ से t बराबर वैल्यू आ गई f/2 हो गया, एक जनरल कंसेप्ट हो गई। तो सुनो, इसको खींचने वाला तो t अकेला है, नहीं है, इज इक्वल टू m इंटू ए, m इंटू ए। तो सुनिएगा, जितना एक्सेलरेशन इस पुली का होगा, क्योंकि यहाँ डबल टेंशन है तो वहाँ पर एक्सेलरेशन इस एक्सेलरेशन का जस्ट हाफ होगा। ये कंसेप्ट भी कहीं लिखी होगी, देखिए आपकी बुक में। टेंशन जब डबल होता है तो एक्सेलरेशन हाफ होता है, ध्यान रखिएगा। t इज इक्वल टू एम इंटू ए, नेचुरल सी बात है, इसको हमने खींचा है टेंशन से, इज इक्वल टू एम इंटू ए। तो एक्सेलरेशन आपने यहाँ अगर a माना था, तो जो फिलहाल क्योंकि इसका मास जीरो था तो वो जीरो हो गया था, लेकिन उसके रेस्पेक्ट में इसका टेंशन देखिए डबल हो गया है, तो एक्सेलरेशन आधा, एक्सेलरेशन आधा। ये बात कंसेप्ट आगे भी अप्लाई होगी, ध्यान रखिएगा, मैं जगह जगह आपको दिखाऊंगा। मुझसे a/2 की वैल्यू पूछी गई थी। a मान लिया कि इसका एक्सेलरेशन a है फिलहाल, तो a की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी t/m। वहाँ से t की वैल्यू गुरु आ गई है f/2m। तो मैंने कहा जितना एक्सेलरेशन इस पुली का होगा उसका आधा एक्सेलरेशन इसका होगा, क्योंकि टेंशन डबल हो गई है तो एक्सेलरेशन आधा। तो a हमने निकाला है, या इसको मैं a डैश कह सकता था, तो a डैश की वैल्यू इस पुली की तुलना में आधी होगी। यानी अगर मैं a/2 की वैल्यू निकालता हूँ तो मेरा आंसर f/4m। इसका ध्यान रखिएगा, टेंशन डबल तो एक्सेलरेशन आधा, एक कंसेप्ट जनरेट होती है। टेंशन डबल तो एक्सेलरेशन आधा। देखिए, इसको खींचने वाला था f, इसका अपोज करने वाले थे 2t। ब्लॉक का मास नहीं था इसलिए यह जीरो रहा, मास जीरो, लेकिन एक्सेलरेशन तो था, रहा होगा ना कुछ, तो एक वैल्यू यहाँ से मिल गई। इसको t ने खींचा तो m इंटू ए आया, लेकिन जो a की वैल्यू है इस एक्सेलरेशन की आधी होगी। मैंने अभी उसको a डैश कहा है, तो a डैश की वैल्यू कैलकुलेट होके आ गई t/m। वैल्यू आगे बढ़ते हैं तो t की वैल्यू ऊपर से रखा f/2m, लेकिन ये a डैश की वैल्यू इस एक्सेलरेशन की तुलना में, इस ब्लॉक के एक्सेलरेशन की तुलना में आधी होगी। तो a डैश की वैल्यू अगर a/2 होगी तो यहाँ भी 2 से डिवाइड करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा f/4m। टेंशन डबल एक्सेलरेशन आधा। मैं और जगह अप्लाई करूंगा इस कंसेप्ट को। इसके बाद एक बहुत ज़बरदस्त और भयानक सवाल एग्जाम्पल 7 है, आप लगाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगी। क्वेश्चन बहुत हाई कंसेप्ट है। सवाल नंबर 7। अब 3-4 सवाल बहुत बढ़िया बढ़िया, सवालों में बहुत ज़्यादा दम नहीं है, कंसेप्ट के साथ प्योरिटी रहे तो आप आगे बढ़ सकते हैं। सुनना, करे स्मूथ रिंग ऑफ मासियम कैन स्लाइड ए फिक्स हॉरिजेंटल रॉड। यहाँ एक फिक्स हॉरिजेंटल रॉड है, ये एक हॉरिजेंटल रॉड है जो कि फिक्स है। एक रिंग इसमें पड़ी हुई है, उस रिंग का मास शायद स्मॉल m बताया गया है। उस रिंग से एक स्ट्रिंग जुड़ी हुई है, उस स्ट्रिंग से एक पुली माउंटेड है, और उस पुली से होती हुई वो जो स्ट्रिंग है यानी रस्सी, उससे एक वज़न लटका के नीचे छोड़ा है। ये पुली को यहाँ इस हिंज पर फिक्स कर दिया गया है, उसी से ऐसे पास ओवर होते हुए आइए। इस पोजीशन का नाम क्वेश्चन में ए दिया गया है, इस पोजीशन का नाम क्वेश्चन में बी दिया गया है, इस पोजीशन का नाम सी दिया गया है। बहुत ऑथेंटिक और बिल्कुल कॉन्सेप्ट टू राइज है, बस आपको पकड़ होनी चाहिए। ये हमेशा पुली के ऊपर टच करता रहेगा। तो सुनो, अभी एक कंसेप्ट हमें दिख रही है यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस। फिलहाल अभी AB प्लस BC है।
लेकिन जब ये चल पड़ेगा, क्वेश्चन में पढ़ता हूँ पूरा, रिंग टाइट टू रिंग ए, द स्ट्रिंग टाइट टू रिंग पास ओवर ए फिक्स पुली, ब्लॉक बी कैरीज ए मास 2m। हाँ, पुली का भी कुछ मास है क्या, कैपिटल M इज इक्वल टू 2m। अच्छा, पुल जो ये रिंग थी इसका मास स्मॉल m है और इसका मास 2m है। As shown in figure, at a certain instant of string between the ring and the pulley makes an angle theta with the rod। जी हाँ, ये थीटा बनाता है। मैं सवाल को एक्सप्लेन करूँगा, थोड़ा टाइम टेक करेगा क्वेश्चन। So that the ring slide with a speed v, ये रिंग अगर v स्पीड से स्लाइड करती है तो बताओ ये ब्लॉक किस वेलोसिटी से नीचे जाएगा। द ब्लॉक डिसेंड विद v cos थीटा। अगर ये v से ऐसे चलती है तो ये v cos थीटा से नीचे जाएगा, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ इस रिंग, स्टार्ट विद a सिस्टम रिलीज फ्रॉम द रेस्ट विद एंगल 30 डिग्री। जब ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा तो रिंग का एक्सेलरेशन क्या होगा, तो बात की बात है। अभी यहाँ चालू करते हैं, पहले वेलोसिटी का माजरा सॉल्व करते हैं। देखो अभी ये रिंग यहाँ है तो ये वाली डिस्टेंस A से लेकर B तक, B से लेकर C तक है। अब थोड़ी देर बाद ये जो रिंग है खिसक के यहाँ पहुँचेगी। जब यहाँ पहुँचेगी तो ये तो पुली से स्ट्रिंग का कनेक्शन बना ही रहेगा, और जो ये B जो C पॉइंट है वो थोड़ा शिफ्ट हो करके जरूर नीचे चला जाएगा। आप इस बात को यकीन तो इनकार तो नहीं करते होंगे। ठीक है, जब ये खिसक के ऐसे जाएगी तो ये यहाँ से थोड़ा ऊपर से खिसक के नीचे चला जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आती होगी। यानी स्ट्रिंग पहले इतनी लंबी थी यहाँ तक, तो स्ट्रिंगिया तो वही है, तो स्ट्रिंग की लेंथ तो सेम रहेगी। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि AB प्लस BC था पहले स्ट्रिंग की लेंथ। अब इस नाम को हम A डैश दे देते हैं, इसका नाम अभी B है, इसका नाम C है, इसका नाम C डैश है। यानी अब जो ये डिस्टेंस है वो A डैश B प्लस BC और प्लस CC डैश। आप नहीं कहोगे भैया ये यहाँ से यहाँ आ गया है खिसक के, तो ये स्ट्रिंग यहाँ और ये नीचे थोड़ा और चला जा चुका होगा, तो जो पहले पूरी स्ट्रिंग इतनी थी अभी भी तो वही स्ट्रिंग है, तो उसे कह दिया हमने A डैश B प्लस BC और प्लस CC डैश, BC प्लस CC डैश। हमें कहना होगा, परेशानी नहीं होगी, उम्मीद करता हूँ ये बात समझते होंगे। या आप इसे आप CC डैश की बजाय सीधा BC डैश कह दीजिए, उसमें कोई दिक्कत तो उम्मीद करता हूँ नज़र नहीं आती होगी। क्लियर है कि नहीं? अरे मालिक A से लेकर B तक थे, B से लेकर C तक, तो ये पहले पूरी डोरी थी। अब ये थोड़ा खिसक गया तो ये डोरी थोड़ा नीचे शिफ्ट हो गई, तो इसको A डैश B और प्लस BC डैश नाम दे दिया है हमने। नहीं देंगे तो सुनो, एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन पूरा करो। यहाँ से एक लंब डाल दो, क्योंकि बहुत उम्दा क्वालिटी का सवाल है, लगाना पड़ेगा बहुत अच्छे से। यहाँ से एक लंब डालो तो ये एंगल थीटा हो जाएगा। अब इस AB को हम लिख सकते हैं AP प्लस PB। ध्यान दीजिएगा, AP प्लस PB और प्लस BC अपनी जगह पर है ही, इज इक्वल टू A डैश B को अभी फ़िलहाल A डैश B लिखा रहने देते हैं और BC को BC डैश B लिखा रहने देते हैं। और हम ऐसा कहना चाहेंगे कि अगर ये एंगल स्मॉल था तो ये और ये लेंथ लगभग बराबर होंगी, क्योंकि छोटा शिफ्ट होगा ये, अभी एंगल का कोई वजूद नहीं है। और बहुत मौक़ों पर बता चुका हूँ कि एंगल अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में स्मॉल हो तो हाइपोटेन्यूस और बेस को लगभग बराबर ले लेते हैं। तो एक जेन्युइन कंसिडरेशन है कि हाइपोटेन्यूस और बेस लगभग बराबर होंगे, तो जो वैल्यू PB की होगी वही A डैश B की होगी, तो PB को A डैश B से उड़ा देते हैं। अब क्या बचा, AP प्लस BC इज इक्वल टू BC डैश। तो
तो यहाँ से आपसे मैं कहूँ कि AP की लेंथ कितनी है, तो आप बताने वाले हैं BC डैश माइनस BC। अरे मालिक पक्षांतर करके उधर ले गए। बस अब कोई बात बची नहीं है, ज़रा ध्यान से देखिए। BC डैश में BC घटाता तो ये CC डैश आ जाता, जो मैंने पहले भी लिखा था एक स्टेप में, AP। तो AP इज इक्वल टू हमारे पास आ गया CC डैश, ये मेरा AP है। मेरा ये रिंग गया था इधर को V वेलोसिटी से तो अगर मैं AA डैश को AP को AA डैश कॉस थीटा लिख दूं तो आप मानिएगा, AA डैश कॉस थीटा। देखो अगर मैं AP डैश कहता हूं मालिक कॉस थीटा लगाइए आधार बटे कर्ण, तो AA डैश इज इक्वल टू AP इज इक्वल टू AA डैश कॉस थीटा बराबर CC डैश बराबर CC डैश। दोनों तरफ टाइम के रेस्पेक्ट में डिवाइड डेल्टा T से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको पता है इस डायरेक्शन में वेलोसिटी V थी, तो ये AA डैश अपान डेल्टा T जो है वो V है, तो V cos थीटा और इज इक्वल टू ये CC डैश जो हुआ है ये वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक। तो आपसे कहा है कि अगर ये रिंग इधर को जाती V वेलोसिटी से तो ये ब्लॉक की क्या वेलोसिटी होती। तो ज़रा ध्यान से समझ ले, बहुत टेंशन नहीं है, लेकिन थोड़ा उस लेवल का है जिसमें थोड़ी ज्योमेट्री के साथ थोड़ी कंसिस्टेंसी लगानी है, थोड़ा कंसेप्ट अप्लाई करना है। उम्मीद करता हूँ ये थीम जो सामान्य तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है, शायद JC वर्मा साहब ने भी, और इसका कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था, ये भी जानिए। हाँ, कोई दूसरा तरीका मौजूद नहीं है, इसका ज़रूर ख्याल रखिएगा। मुझसे ब्लॉक की डाउनवर्ड्स वेलोसिटी पूछिए, ये वेलोसिटी का कंपोनेंट तोड़ने से रिजॉल्व नहीं होगा, जनरल कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स हो गई। इसके बाद इसी का एक पार्ट और था, विथ व्हाट एक्सेलरेशन विल बी रिंग स्टार्ट मूविंग इफ द सिस्टम रिलीज फ्रॉम रेस्ट। थीटा की वैल्यू क्या 30 डिग्री दे रखी है, तो कह रहा है एक्सेलरेशन कितना होगा रिंग का। तो रिंग का एक्सेलरेशन अब साधारण निकाल लेंगे, उसमें कोई मैटर नहीं है। देखो ये पूरी स्ट्रिंग है, पूरी स्ट्रिंग में एक टेंशन होगा, तो इस ब्लॉक जिसका मास 2m है नीचे लाने वाला mg माइनस T इज इक्वल टू 2m इंटू A। सुनिएगा ध्यान से, अगर ये वेलोसिटी V थी तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी V cos थीटा आई है। देखो अगर इस डायरेक्शन की वेलोसिटी V थी तो इस डायरेक्शन की वेलोसिटी आई है V cos थीटा, और तुमको पता है जैसे जैसे इधर को भागेगा वैसे वैसे थीटा वेरी करेगा, थीटा वेरी करेगा तो ये वेलोसिटी वेरी करेगी, वेलोसिटी वेरी करेगी तो एक्सेलरेशन भी होगा। तो अगर इस डायरेक्शन में वेलोसिटी की वैल्यू V cos थीटा है तो टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो इस डायरेक्शन का एक्सेलरेशन A cos थीटा होना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, अगर इस डायरेक्शन में वेलोसिटी V थी तो एक्सेलरेशन A रहा होगा, अगर इस डायरेक्शन में वेलोसिटी V cos थीटा आई है तो एक्सेलरेशन A cos थीटा होगा। तो एक इक्वेशन तो यही हो गई 2mg माइनस T इज इक्वल टू 2ma cos थीटा। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ गए होंगे, ज़्यादा टेंशन वाला कोई माजरा नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, रॉड, इस स्ट्रिंग का टेंशन T है, इस स्ट्रिंग का टेंशन T है, तो इस रॉड की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट टेंशन का होता है वो T cos थीटा होता है। देखो अगर इस स्ट्रिंग का टेंशन T है, ये पूरी एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का टेंशन T है, तो इसकी डायरेक्शन में अगर कंपोनेंट रिजॉल्व करते तो T cos थीटा होता। बोलो, तो T cos थीटा की वैल्यू m इंटू A होती, क्योंकि यहाँ पर रिंग है m मास की और उसका एक्सेलरेशन A है। तो उम्मीद करता हूँ अब कोई बड़ी परेशानी नहीं होगी। थीटा की वैल्यू प्रश्न में 30 दे रखी है, T को कर दें गायब, A की वैल्यू हमसे पूछा था जो निकल जाएगी। अब कहो तो सॉल्व करके दिखा दूँ एक लाइन में।
इस cos थीटा को यहाँ से हटा देने का मन है हमारा, अपान में cos थीटा कर दीजिए इक्वेशन सीधे एडिशन, तो ये t गए उड़, इसको इसके साथ या इसको उसके साथ बनाए रखिए। यहाँ 2mg मौजूद है, इज इक्वल टू a कॉमन कर लेंगे, स्मॉल m भी कॉमन कर लेंगे। देखो ना 2 बचने वाला है, cos थीटा बचने वाला है, और प्लस करके 1/cos थीटा। अब उम्मीद करता हूँ ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। थीटा की वैल्यू बाबू लोग यहाँ 30 रख लेना, जी की वैल्यू होती है ए की वैल्यू आ जाएगी। ये था क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 7। अच्छा सवाल था, दूसरा पार्ट में दम नहीं था, ये वाला दमदार था भाई। नीचे की तरफ अगर वेलोसिटी भी cos थीटा है तो एक्सेलरेशन भी ये cos थीटा होगा, तो इसे नीचे लाने वाला 2mg माइनस टेंशन t इज इक्वल टू 2ma नहीं a cos थीटा। और जब ये चलने लगा तो ये रिंगिया भी तो ऐसे भागेगी ना, तो इस टेंशन का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट t cos थीटा हो गया। रिंग का एक्सेलरेशन a था। मैं 2 इक्वेशन सॉल्व करा, वैल्यू सारी दी हुई है, डेटा में भरो, आंसर पाओ, मौज करो। क्वेश्चन नंबर 7 आल्सो फिनिश। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है एक बेहतरीन सवाल। चलिए, एक क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका फिनिश हो गया। अब एक क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, वाकई वो बेहतरीन सवाल है। कंसेप्ट क्लियर होने पर बिल्कुल ऐसे सवाल एग्जाम्पल्स में भी आपको मिलने वाले हैं, आपके लिए हम डिस्कशन जरूर छोड़ेंगे। चलिए, अगला सवाल हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, यानी एग्जाम्पल 9। एक नई कंसेप्ट, एक बेहतरीन सवाल आप सबके लिए। ध्यान से इस सवाल को देखिएगा, बिल्कुल आपकी ज़िंदगी में पहली बार है और नया है, लेकिन कंसेप्ट के बाहर हमारी फिजिक्स में कुछ नहीं है। इनको आपने अपनी कुमार मित्तल के स्टैंडर्ड पर बिल्कुल नहीं देखा है, बिल्कुल नहीं। मैंने तो पहले ही चेताया था कि आप इस चैप्टर को जब SC वर्मा से लगाएंगे तो आपको नई चीज़ों की जानकारी मिलेगी, नए विजुअल्स पेश होंगे आपके लिए। डबल पुली का केस है, ट्रिपल मास का केस है, और सभी का ये सवाल है। लगभग आज के जो भी सवाल होंगे वो कॉमन क्वेश्चंस ही होंगे। इनके मास नेम दिए गए हैं M3, M2, M1। इस तरह के सवालों को समझने में आपकी ज़िंदगी में पहली बार है। समझने से पहले इसका विज्ञान क्लियर करें, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। क्वेश्चंस में देखिए M3 को नीचे डाउन दिखा दिया गया, मतलब ये नीचे मूव कर रहा होगा। ये पक्का है ऊपर मूव कर रहा होगा, अगर ये तेज़ी से नीचे जाएगा तो ये ऊपर जाएगा। और ये पूरा सिस्टम नीचे को जा रहा होगा, पूरा सिस्टम नीचे को जा रहा होगा, और उसकी वजह होगी इन दोनों के वेट के कारण इसको खींचने का काम। तो देखो, ये अलग स्ट्रिंग है और ये वाली अलग स्ट्रिंग है, तो इन स्ट्रिंग, इस वाली स्ट्रिंग के टेंशन को T' नाम दे दें, चाहे T1 नाम दे दें। ये एक है तो इसमें एक सिंगल टेंशन T' होगी, चाहे T1 नाम दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये दूसरी स्ट्रिंग चालू हो गई तो इसकी टेंशन का नाम हमने T दे दिया है। हमें पता है कि ये सिस्टम नीचे की तरफ खींचा जाएगा। इसे सामने की तरफ खींचने वाले एक्सेलरेशन का एक नाम दे दो A0। मान लिया मैंने A0 से सामने की तरफ खींचा जाएगा। अब भैया मालिक के वेट लगेगा नीचे को, तो ये भले आपस में ऐसे मूव कर रहे हैं, तो ये डाउन मूव करेगा तो ये सामने को मूव करेगा कि नहीं करेगा। तो अगर ऐसा मूवमेंट हुआ तो इसके बाद एक और भी काम तो हो रहा होगा, ये नीचे को खींचा जा रहा होगा M3G से, इसका वेट भी नीचे को काम कर रहा होगा, नाम M2G होगा। लेकिन अब सारा खेल इनके एक्सेलरेशन का है। तो A0 से तो ये सिस्टम आगे को बढ़ रहा है, तो पूरा ब्लॉक A0 से नीचे को आगे करेगा। लेकिन इसका अपना भी तो एक एक्सेलरेशन होगा जो कि डाउन मूवमेंट कर रहा होगा, तो इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा A0 प्लस A। रिलेटिव एक्सेलरेशन भैया वेलोसिटी डायरेक्शन से मारे, उसी में ब्लॉक बंधा हुआ है, तो A0 से तो आगे जा ही रहा है, पूरा सिस्टम नीचे को जा रहा है, तो इसका A0 तो नीचे की तरफ एक एक्सेलरेशन है ही। इसके बाद इसका अपना खुद का एक्सेलरेशन मैंने A मान लिया है, तो इसका डाउनवर्ड्स टोटल एक्सेलरेशन कितना हो गया, A0 माइनस A। इससे यही कंसेप्ट है और यही समझ में आएगी तो ये क्वेश्चन बिल्कुल स्मूथली क्लियर हो जाएगा, 10 पेज की ज़रूरत नहीं है। अब जब ये डाउन मूवमेंट करेगा तो इसे तो ऊपर जाना था, लेकिन A0 तो लगातार नीचे को आ रहा था,
बोलो। a0 इसे लगातार नीचे को ला रहा था तो a0 तो रहेगा, लेकिन जो एक्सेलरेशन इसका अपना a माना था नीचे को था, वही एक्सेलरेशन इसका ऊपर को था। इस बात से आपके तला क्लियर होनी चाहिए, नहीं कंसेप्ट आपका डैमेज हो जाएगा। देखिए ओवरऑल ये पुली से सिस्टम नीचे को आ रहा है, लेकिन इस ब्लॉक नीचे को दौड़ रहा है, ये ब्लॉक ऊपर को दौड़ रहा है, यही इसकी कहानी। बस अब सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन बनाए जाने हैं। हाँ, इस पुली का कोई मास नहीं और इस पुली का भी कोई मास नहीं है। तो पहला कार्यक्रम देखिए जरा यहीं पर। इस पुली को ऊपर की तरफ खींचने वाला कौन? T। इस पुली के लिए बात कर रहा हूँ। इस पुली के अपोज करने वाले दो आइटम 2T डैश। पुली का मास नहीं है, नहीं एक्सेलरेशन तो इसका a0, इसका भी, ये तो फिक्स है, लेकिन ये पुली तो a0 एक्सेलरेशन से नीचे आ रही होगी। तो आप कह देंगे 2T माइनस 2T डैश। T अपोज कर रहा है, 2T डैश नीचे को सपोर्ट मारेंगे। T माइनस 2T डैश इज इक्वल टू 0। इस पुली का मास ना होने के चलते है एक्सेलरेशन तो इसमें a0 था दोस्त। जितने से इधर को जा रहा था पूरी पुलिया नीचे को जा रही थी, लेकिन इस पुली का मास ना होने के कारण यह इक्वेशन 0 हो गया है। एक आंसर, एक इक्वेशन काम करेगी, बाद में यूज में आएगी। एक एक करके सारी इक्वेशन को अंजाम देना है। इसे सामने खींचने वाला कौन? सिर्फ T। नेट फोर्स इज इक्वल टू हमेशा से रहा है m इंटू ए, तो a की जगह a0। इसे इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए नाम। m नेट फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए, क्योंकि कोई अपोजिशन फोर्स नहीं है। ये एक दूसरी इक्वेशन हो गई। इसके बारे में बात करते हैं। इसको नीचे ढकेलने वाला कौन? तो आप बोलेंगे गुरुजी m3g माइनस टी डैश इज इक्वल टू m3, और उसके एक्सेलरेशन को आपने डिसीजन पर छोड़ा था a0 प्लस a। जब ये नीचे को जाएगी, जब ये नीचे को जाने लगी तो साहब इसे ऊपर को जाना है। मैंने यही तो समझाया है, कोई और ज़्यादा विज्ञान गणित मैंने आपको डीपली या गहराई में जाके समझाई नहीं है। बस उसी में थोड़े कंसेप्ट एक्सेस हो गए हैं, उनको समझना है, बस इसको भी लगाना है। आज कोई दिक्कत नहीं होगी। इसे ऊपर खींचने वाला T डैश, इसका विरोधी m2g इज इक्वल टू m2, लेकिन इसका एक्सेलरेशन क्या है? a0 माइनस a। कितनी अननोन, कितनी इक्वेशन आपने तैयार कर ली। अननोन चीज़ों में क्या क्या है? आपको T नहीं पता है, आपको T डैश नहीं पता है, आपको a0 नहीं पता है, आपको a नहीं पता है। मेरी गणित कहती है, क्योंकि मैं गणित का ही मास्टर हूँ, तो गणित मेरी कहती है कि इक्वेशन अगर 4 हैं और अननोन चीज़ें भी 4 हैं, तो ऐसी की तैसी मैं a भी निकाल सकता हूँ, a0 भी निकाल सकता हूँ, T भी निकाल सकता हूँ, T डैश भी निकाल सकता हूँ, और आप भी तो निकाल सकते हैं कि सब हमारे ऊपर छोड़ देंगे। हाँ, अगर इन चारों इक्वेशन को सॉल्व करने का सामर्थ्य आप में ना हो तो आप बताइएगा, तो भाई आपको सॉल्व भी करके दिखा दूंगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमारी साइंस इतने तक जाती है, मैं साइंस को यहीं तक माना करता हूँ कि यही है उम्दा कंसेप्ट हमारी साइंस की, जो आपको आगे शीर्ष में खड़ा कर देगी। और इतने की बात मैं कर रहा था कि यही चीज़ मैंने आपको 11th और 12th में नहीं पढ़ाई, लेकिन कंसेप्ट के क्या मजाल, क्या कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? साइंस तो साइंस है भैया। ये ब्लॉक इसमें लपेटा था, ये पुली सहित सिस्टम नीचे आ रहा था, ये आगे खींचा जा रहा था, लेकिन जब ये आगे को जा रहा होगा तो पुलिस सहित नीचे को चल रहा होगा, लेकिन ये भी आपस में तो मूवमेंट कर रहे हैं, ये डाउन मूवमेंट या अप मूवमेंट। तो अगर मैंने सबसे पहले इसके एक्सेलरेशन को a0 कहा, तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? a0, तो जो ये आगे को भाग रहा है, पुली नीचे को आई रही, साथ में a0 के साथ a, और इसके साथ क्या हो, जब ये नीचे जाएगा तो ऊपर जाएगा, तो इसके डाउन मोमेंट तो a0 है ही, लेकिन वही एक्सेलरेशन जो इसका नीचे है वो ऊपर को हो गया है, a0 माइनस a इफेक्टिव हो गया। मैंने अलग अलग ब्लॉक को रिजॉल्व किया, इसको अलग रिजॉल्व किया, इसको, इस पुली को अलग रिजॉल्व किया, इस ब्लॉक को अलग रिजॉल्व किया। बाकी रेजोल्यूशन की टेक्निक वही है जो मैंने पहले आपको बताई है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8, अगर आप ये चारों इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो T की वैल्यू, T डैश की वैल्यू, A की वैल्यू, a0 की वैल्यू सब आएंगे। हालांकि प्रश्न में केवल a0 पूछा गया, यानी इसका एक्सेलरेशन। तो कुल मिलाकर जैसे भी हो जाए आपको a0 के लिए हल करना है। हल तो समीकरण करने ही पड़ेंगे, नहीं हल हो तो मुझे बताना, मैं एक पेपर पर सोल्यूशन आपको भेज दूंगा। वैसे तमाम काबिल लोग बैठे हैं, आपस में डिस्कस करोगे तो भी निकल जाएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर भाई हमारे प्रदीप जी हैं, इनका सवाल नंबर 10 है। यह बहुत बड़े टोपा हैं, एक लेवल के टोपा हैं, इसमें कोई शक नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आते हैं, क्वेश्चन आपको समझाते हैं।
बहुत ही सरल सा सवाल था, इसे क्यों भेजा है मैं नहीं ज़्यादा समझ पा रहा हूँ, लेकिन चलो लगाना अपनी ड्यूटी है, काम करना अपना कर्तव्य है, मैं करके दिखाऊंगा। ए पार्टिकल स्लाइड डाउन ए स्मूथ inclined plane inclination theta fix on elevator going up with an acceleration a0, the base of the inclined plane of has a length l, the time taken by the particle to reach the bottom। बे तेरी तो से साइंस है दोस्तों, बिल्कुल सरल भाषा में सरल शब्दों में पकड़िए। ये एक एलिवेटर यानी लिफ्ट है। इस लिफ्ट में एक इंक्लाइन प्लेन रखा है, इस इंक्लाइन प्लेन की लेंथ यल है, इस इंक्लाइन प्लेन का इंक्लिनेशन थीटा है। यह लिफ्ट ऊपर की तरफ भाग रही है ए एक्सेलरेशन से, कि a0 से एक ब्लॉक को यहाँ रखा है, इस ब्लॉक को डाउन मोमेंट करके आना है यहाँ तक। तो अगर ये यल दिया है तो इस डिस्टेंस को निकालने का हक जाता है, क्योंकि हमने आपको जब बताया है, एक जनरल केस पहले बता रहा हूँ जो शायद बार बार तुम लोगों को बताता रहता हूँ लेकिन भूलते बहुत हो, बीमारी बड़ी ख़राब है। मैंने बताया है जब कोई बॉडी किसी इंक्लाइन प्लेन पर स्लाइड करते हुए नीचे को आती है तो गति के समीकरण लगते हैं। पहला वाला समीकरण जो v बराबर आप यूज करते हो वो u प्लस जी की जगह g साइन थीटा टी, लेकिन सुनते नहीं हो। दूसरा समीकरण यस बराबर u t प्लस हाफ जी की जगह g साइन थीटा टी स्क्वायर, और तीसरा समीकरण वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g, जी अबे जी की जगह जी साइन थीटा, भाड़ में जाओ तुम भी और हम भी। यह डिस्टेंशियल दिया है तो मुझे पहले इस डिस्टेंस की चाहत है, इस डिस्टेंस को हमने s मान लिया। इसको निकालने जाएं तो हम यहाँ से cos थीटा लगाएंगे जो आधार बटे कण अर्थात यल बाई यस हो जाएगा। तो मुझे तो यस की चाहत थी जो यल अपान cos थीटा हो गई। मुझे लगता है मुझे डिस्टेंस निकालने में कामयाबी मिल गई। अब हमने कहा था जब कोई चीज़ ऐसे साइलेंट रखा हो, सब कुछ स्थिर हो, ये नीचे की तरफ मूवमेंट कर रहा हो, तो गति का दूसरा समीकरण यहाँ काम करेगा। यस बराबर विराम से चलेगा तो यू जीरो होगा, हाफ जी साइन थीटा टी स्क्वायर। यही एक कंसेप्ट लगती है। तुमको पता है एस की जगह पर वैल्यू आने वाली है एल अपान कॉस थीटा। और अगर आंखें कान खुले हों तो मैंने कहा था कि अगर कोई लिफ्ट हो और ये ऊपर को भाग रही हो तो जी की जगह जी प्लस ए होता है। तुम सुनते कब हो, पता नहीं कहाँ चरस पी के पड़े रहते हो। जब लिफ्ट में पूरा सिस्टम रखा है, लिफ्ट ही भाग रही है तो जी थोड़ी ना रहेगा, जी की जगह जी प्लस ए हो जाएगा, साइन थीटा होगा, टी स्क्वायर होगा। मुझसे लगता है कि ये टाइम हमसे पूछा गया था, तो ये यहाँ चला जाएगा 2l अपान जी प्लस ए, नीचे आएगा, साइन थीटा भी यहीं रहेगा, कॉस थीटा भी यहीं रहेगा। ऐसा मंडपवा के अंदर बैठे रहेंगे। ले जा, लग जाए, खेल ख़त्म। सुनोगे नहीं तो अधूरा काम होगा। कहा था ना कि अगर ये कोई चीज़ ऊपर को जाती है लिफ्ट वगैरह, तो लिफ्ट ऊपर जाते हुए जी की जगह जी प्लस ए, जी के बाकी एक जनरल कंसेप्ट है जो मैंने मोशन के चैप्टर में बताया था कि इंक्लाइन प्लेन पर जब बॉडी डाउन या अप मूव करती है तो जी की जगह जी साइन थीटा, अगर थीटा ये दिया हो तो यहाँ कास होता है। मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन दी थी, लेकिन घटिया क्वालिटी आदमी हो। एक आखिरी सवाल हमारे पास, यहाँ से इस चैप्टर की कहानी को ख़त्म करेंगे। एग्जाम्पल 11 वाकई एक और अच्छा सवाल है। एग्जाम्पल 11 यानी आखिरी सवाल आज का है, उसकी तरफ बढ़ते हुए चलते हैं, सवाल ख़त्म करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है मैं पढ़ता हूँ। देखिए ये एक इंक्लाइन प्लेन अर्थात वेज है, ये ज़मीन पर रखा है। सवाल बहुत भयानक और शानदार है, कंसेप्ट कई सारी मिलेंगी, आगे तक भी लॉज ऑफ मोशन तक इसका काम होता रहेगा। यहाँ किसी प्रकार का कोई फ्रिक्शन मौजूद नहीं है, ज़मीन में कोई फ्रिक्शन नहीं, बिल्कुल स्मूथ जगह है। ये ज़मीन है लेकिन बिल्कुल ऑयल डाल के, मोबिल ओबिल डाल के चिकना दिया है, इतना स्मूथ है। इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा है, जो ब्लॉक रखा है वो स्मॉल एम मास का है, जो वेज है वो कैपिटल एम मास का है। मैं पढ़ता हूँ, इसका नाम थीटा है। All the surface shown in figure 5W14 are assumed to be frictionless यानी ideal smooth. The block of mass m
स्लाइड ऑन द प्रिज्म, ये वेज है यानी प्रिज्म के शेप का, स्लाइड ऑन द प्रिज्म विच इज टर्न स्लाइड बैकवर्ड्स ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द स्मॉलर ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू प्रिज्म। इस प्रिज्म के रिस्पेक्ट में इस छोटे वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। हमने कहा कि जब ये नीचे को स्लाइड करेगा तो पक्का है ये पीछे को भागेगा, नहीं मानोगे? जब ये ब्लॉक नीचे को चलेगा इसके ऊपर तो ये पीछे को भागेगा। लेट एक्सेलरेशन ऑफ प्रिज्म इज ए, क्योंकि बिल्कुल स्मूथ है, जब ये नीचे को चलेगा तो ये पीछे को भागेगा, तो हमने मान लिया कि इसके पीछे भागने का एक्सेलरेशन A0 है। तो बिल्कुल वही सेम फोर्स, क्योंकि एवरी फोर्स हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये फोर्स अगर इधर की तरफ, जितना फोर्स इस बेच पर इधर को लग रहा है वही एक्सेलरेशन इसको इधर की तरफ मिलेगा, तो इसका एक्सेलरेशन हमने कह दिया इतना है, तो फोर्स लग गया है m × A0। इसका मास m था, इसका एक्सेलरेशन, जैसे ट्रक में एक वो सवाल आएगा NCERT करोगे जब, कि कोई ब्लॉक रखा है, ट्रक आगे को एक्सेलरेट होता, रखे वाले ब्लॉक पर कितना फोर्स लगेगा, तो m × A पीछे को लगेगा, ट्रक आगे को एक्सेलरेट होता, ब्लॉक पर फोर्स होता है पीछे को लगेगा मास के अकॉर्डिंग टू। तो इसका मास अगर स्मॉल m है तो स्ट्रेट फोर्स से इधर को एक्सेलरेशन, तो उस पर एक्सेलरेशन इधर को लगेगा। अरे जड़ तो का नियम यार, बस या में बैठे रहिए, अचानक गियर डाल के चल दे आगे को, तुम पीछे को गिर जाओगे। तो ये जब आगे को भागेगा तो ये पीछे को भागेगा। तो इसके एक्सेलरेशन को A0 मान लिया है, तो उतना एक्सेलरेशन इसमें आगे को लगेगा, नाम दे दिया है A0। अब सुनो, इस ब्लॉक का अपना खुद का एक्सेलरेशन होगा इस डायरेक्शन में, वही शायद हमसे पूछा गया होगा, बाद में प्रश्न पढ़ता हूँ। द ब्लॉक ऑफ मास m स्लाइड ऑन द प्रिज्म विच इज टर्न स्लाइड बैकवर्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द स्मॉलर ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू प्रिज्म। बिल्कुल सही है, यही बातें होनी चाहिए थी। तो जरा सुनिएगा कहानी क्या क्या है। सबको पता है इस ब्लॉक का वेट भगवान ब्रह्मा जी ने बिल्कुल धरती की तरफ तय किया है, मैंने बहुत बार बताया है, mg होना ही होना है, mg के प्यार से दो कंपोनेंट तोड़े जाएंगे जिनको आप खूब भली प्रकार जानते हो। ये थीटा है तो इसको हम लोग, इस कैपिटल एम को थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, स्मॉल mg cos थीटा, इसका नाम हो गया स्मॉल mg sin थीटा। ये तो बहुत बार लगाया, लगातार लगा रहे हो, बात समझ में आती है। आपको पता है यहाँ पर एक प्रतिक्रिया बल लगेगा जिसका नाम हम नॉर्मल रिएक्शन n दे दें या r कह सकते हैं इसको हम। सुनो, अगर ये थीटा है तो ये एंगल 90 - थीटा होगा, ये 90 - थीटा है, आपस में ये 90 हैं तो फिर से ये थीटा हो जाएगा। अगर मैं इस m0 के दो घटक तोड़ूं तो इस डायरेक्शन में अगर इसका घटक तोड़ूं तो एक और कंपोनेंट ma0 cos थीटा, इसका ऊपर की तरफ घटक तोड़ूं तो ma0 sin थीटा। ए भैया, इस ma0 का घटक क्योंकि ये थीटा है तो ma0 cos थीटा, इस डायरेक्शन में ma0 sin थीटा। बस कार्यक्रम पूरा है मित्र, अब बस आगे बढ़ने का काम शुरू करना है। इस ब्लॉक को इसे सामने की तरफ ले जाने वाले कौन कौन, एक तो mg sin थीटा कोई माई का लाल हटा ही नहीं सकता है, साथ में यह एक्सेलरेशन ma0 cos थीटा उपलब्ध है, इज इक्वल टू नेट फोर्स से नीचे की तरफ त्वरण देगा, तो स्मॉल m × a मैंने अपने इस ब्लॉक का त्वरण मान लिया है, A0 मैंने इसका माना है तो इसका a मान लिया। देखो बिल्कुल साइलेंट माहौल में दो फोर्स नीचे खींच रहे हैं, नेट फोर्स इज इक्वल टू m × a के अलावा कुछ पढ़ा ही नहीं हमने, ना आज तक पढ़ा है ना पहले कभी पढ़ा था। तो अगर आप इस a को निकालना चाहो तो सारे m गोल कर दो, बस वैल्यू एक ही पड़ी हुई है। इसके बाद दूसरी इक्वेशन जरा देखो, n का सपोर्ट कौन कर रहा है, n के साथ n का सपोर्ट करने वाला है ma0 sin थीटा, इज इक्वल टू इसके अपोज में कौन है, इस ब्लॉक के अपोज में कौन, क्योंकि ऐसे हवा में उड़ तो रहा नहीं है, तो ma0 sin थीटा प्लस n, इसका अपोज करने वाला बैठा है mg cos थीटा। ये रहा इक्वेशन नंबर 2। दो समीकरण प्यारे तैयार हैं, उम्मीद करता हूँ आप स्मॉल a की वैल्यू ज़रूर निकाल लेंगे और a0 को भी निकाल लेंगे, क्योंकि दो इक्वेशन हैं, दो अननोन चीज़ें हैं। तो क्या कहते हैं आप समझ गए होंगे।
साइंस हमेशा खुद को प्रेडिक्ट करता है, खुद को एक्सप्लेन करता है, किसी को मौका नहीं देता है। 2 इक्वेशन क्लियर हो गए हैं। आप एक तीसरी इक्वेशन की भी अगर चाहत रखते हो तो उसको भी पूरी कर सकते हैं। यन के घटक तोड़ दीजिए, ये यन है, ऐसे हो गया, बना दीजिएगा। तो इतने सवाल थे हमारे जो टू द कंसेप्ट टू द पॉइंट होके गए हैं। आज छोटी सी दरखास्त है, आप अपनी एक्सरसाइज के सभी सवालों को टच करिए। बहुत सारे सवाल ऐसे होंगे जो तुम्हें बिल्कुल नहीं आएंगे, आप सिर्फ लगा के उन्हें भेजिएगा तो सही, हम बताएंगे वो क्या हैं और कैसे लगाने हैं। आज उम्मीद करता हूँ इस कंसेप्ट को क्लियर करते करते काफ़ी सारा व्यू क्लियर हो गया होगा, तो उससे लगाने की जब चेष्टा करेंगे तो अच्छा लगेगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।